तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो उस सोल स्पिरिट से बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में स्टडी करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए तुम जैसे भी इस मैटर को हैंडल करना चाहो तुम कर सकती हो। जो सुनकर वो सोल स्पिरिट भी ठीक है मास्टर बोल देती है। और उन दोनों को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है उसे चैनी और उस सोल स्पिरिट के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलती है कि तुम दोनों बेवकूफ़ कहीं कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर साथ में ही ख़त्म करूँगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने किसी अटैक को चार्ज करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने अटैक को चार्ज करती है, हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है। और वो अपने अटैक को बनाते हुए उससे बोलती है, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम चाहे एक आर्टिफैक्ट की स्पिरिट हो या फिर किसी घोस्ट की स्पिरिट, चाहे तुम यहाँ पर कोई ट्रेवर्सर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम मेरे मास्टर के सामने यहाँ पर ज़्यादा वायलेंट करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से ही डिसअपीयर कर दूंगी। और इतना बोलते ही वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो अपने अटैक को उस आर्टिफैक्ट स्पिरिट की तरफ शूट कर देती है। और उस अटैक को देखते ही उस आर्टिफैक्ट की स्पिरिट की भी हालत ख़राब हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं। और इतना बोलते ही उसके हम देखते हैं कि जो वो अटैक होता है वो सीधे जाकर आर्टिफैक्ट स्पिरिट से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओशी ने शील्ड बनाई हुई थी वो उस पूरे अटैक के इम्पैक्ट को रोक रही होती है। और वो उस अटैक को रोकते हुए बोलती है कि मास्टर ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर इसे होल्ड कर पाऊँगी। और उसके इतना बोलते हम उस आर्टिफैक्ट स्पिरिट को देखते हैं जो कि गुस्से में सोर्ड स्पिरिट से बोलती है कि तुम एक मामूली सी सोर्ड स्पिरिट की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके, तुम अब यहाँ पर मरोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो सोर्ड स्पिरिट होती है वो उसे बोलती है कि तुम एक मामूली सी स्पिरिट हो जिससे डील करने के लिए यहाँ पर मेरे मास्टर को कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं एक मामूली सी स्पिरिट होने के बाद भी यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और सोल स्पिरिट के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके अटैक की जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो देखकर आर्टिफैक्ट की स्पिरिट भी शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये लाइट तो बढ़ती ही जा रही है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर एक और बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम जियाओशी को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर चुकी होती है। और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ इस अटैक के इम्पैक्ट को रोकते रोकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है। और वो वापस रखते हुए चैनी से बोलते हैं कि मास्टर ये जो सोल बॉडी थी मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये जल्दी ही दोबारा से अपनी रीशेप को ले लेगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट का शुक्रिया अदा करने लगता है। जो देखकर जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक अच्छे होस्ट को ढूंढ लूंगा जो कि तुम्हारा अच्छे से यूज कर पाएगा। जो सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट भी शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम उस आर्टिफैक्ट स्पिरिट को देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी पुराने वाली शेप में आ चुकी होती है। और वो गुस्से में बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर फेल नहीं हो सकती, मुझे कुछ भी कर उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ही होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसके पास में आने लगता है। और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और जब तुम दोबारा उठोगी तो उसके बाद जो तुम्हारी मेमोरी है वो पूरी तरह से इरेज हो चुकी होगी, जिसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी मेमोरी को इरेज करने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मेरी मेमोरी इरेज हो गई तो मैं उसके बारे में भूल जाऊंगी, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं अपने मास्टर के बारे में भूलना नहीं चाहती हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ पर रोने लगती है। और वो रोते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि चाहे मुझे यहाँ पर खुद को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं उसके बाद भी उसके बारे में नहीं बोलूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये जो सोल स्पिरिट है ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और उसकी अब इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट स्पिरिट से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर कर इस पूरे के पूरे पैलेस को उड़ाना चाहती हो, वो भी केवल इसलिए ताकि तुम अपने पास्ट के बारे में ना भूल पाओ। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझे मार दोगी? जो सुनते के साथ ही वो जो आर्टिफैक्ट सोल होती है वो दोबारा से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और वो एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगी। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ में यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सभी को मर्ज करने के बाद यहाँ पर खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगी, जिसके बाद इस पैलेस के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो वहाँ पर एक एग में बदल जाती है। जो देखकर जियाओशी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर ये तो यहाँ पर एक एग में बदल गई है, अब हमें क्या कहना चाहिए? जो सुनकर चैनी जो होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि मैं इसकी यहाँ पर मदद करना चाहता था, लेकिन लगता है कि ये यहाँ पर मेरी मदद को नहीं चाहती, इसने यहाँ पर खुद की चॉइस को बना लिया है, तो इसीलिए अब मेरे पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
क्योंकि मैं यहाँ पर इसे खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरी डिसाइपल भी है और मैं नहीं चाहता कि इसके यहाँ पर इन हरकतों के कारण मेरी जो डिसाइपल है उसे कुछ भी हो। तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही करना होगा। और चैन ही कि इतना बोलती है, हम देखते हैं कि उसके हाथों के अंदर कोई वेपन कंडेंस होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गोला ओपन होता है, जिसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि चैन ही से बोलती है कि सीनियर प्लीज़ यहाँ पर थोड़ी मर्सी दिखाइए। जो सुनकर अब जियाओसी जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर एक सोल का सर्कल है जो कि आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो सोल की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर अब जो वो सोल होती है वो चैनी को बताती है कि मेरा नाम बायू है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मुझे किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि तियान लुओ शैंग सुआन है। और गाइस यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये उसी लड़की की सोल है जिसके बारे में जो जियाओ नैन थी उसने इस पैलेस पर आने से पहले चैन किंग को बताया था। और अब जो बायू होती है वो उस आर्टिफैक्ट सोल के पास में आ जाती है और वो उस आर्टिफैक्ट सोल के पास में आते हुए चैनी को बताती है कि मैं यहाँ पर जो ये डी लाओ है इसकी मास्टर हूँ। और बायू की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो बायू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी हालत को देखा जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, इसीलिए तुम लो को सप्रेस नहीं कर सकती, जिसका कारण है तुम्हारी बॉडी और सोल का डिस्ट्रॉय होना। इसीलिए तुम यहाँ पर रीइंकार्नेशन भी नहीं ले पाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर बायू जो होती है वो चैनी को बताती है कि सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से मुझे इन तीनों रियलों में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मेरी थोड़ी सी स्पेशल पावर थी वो डीलाओ के पास में रह गई थी और उसी ने उसी को फोर्ज कर यहाँ पर अभी तक मुझे रोका हुआ है। सीनियर प्लीज़ मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपको पूरी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बायू से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो बायू होती है वो चैनी को शुक्रिया था बोलकर अब सीधे उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब जो बायू होती है वो चैनी को बताती है कि आज से कई हजार साल पहले एक काफ़ी टैलेंटेड पर्सन पैदा हुई थी जिसके अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, और वो केवल 100 सालों में ही कल्टीवेशन कर ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच गई थी। और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी, और मैं उस टाइम पर उस रियलम की सबसे पावरफुल पर्सन बन गई थी। मैंने अपनी आधी लाइफ तक हार्ड वर्क किया और मैं कल्टीवेशन कर पावरफुल बनती गई। लेकिन एक दिन मेरी जो मुलाकात है वो एक पर्सन से हुई जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन उस पर्सन का प्यार मेरे लिए सच नहीं था, बल्कि वो बस एक धोखा था, क्योंकि उसने बस मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे वहाँ पर मारने की कोशिश की। जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दिया और उसने अपनी स्वॉर्ड को मेरी चेस्ट के आर पार कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। मैं उस पर्सन के स्कैम को नहीं समझ पाई। मुझे लगा कि वो पर्सन मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार जो था वो सच नहीं था। उसने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो मेरे पास से जो मेरे ट्रेजर है उन्हें ले सके। उसने मुझसे प्यार करने का बस इसीलिए ड्रामा किया क्योंकि उसे मेरे पास से जो मेरे मैजिकल वेपन कल्टीवेशन टेक्निक और ट्रेजर थे वे सब कुछ चाहिए थे, और उसी के साथ में वो मुझे ख़त्म भी करना चाहता था, क्योंकि वो मेरे जैसी टैलेंटेड पर्सन को इस वर्ल्ड के अंदर देखना नहीं चाहता था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए मैंने बिल्कुल अपने एंड मोमेंट पे भी उसके ऊपर अटैक कर उसे वहाँ पर घायल कर दिया। लेकिन उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस पर्सन के वहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर मेरे जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे मेरे क्लैन के सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया और मेरे क्लैन से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जिस चीज़ ने मुझे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, और गुस्से में आकर मैंने वहाँ पर अपने एक फॉरबिडन स्पेल का यूज किया, जिस कारण मुझे वहाँ पर भागने में कामयाबी मिल गई और उन सभी को इंजर्ड करने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। और मैं अगले कई सालों तक उन लोगों से बचते हुए इधर उधर किसी दूसरे प्लेनेट पर भटकती रही, लेकिन मुझे कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर कि मैं उन लोगों से छुप सकती थी, क्योंकि वे लोग हमेशा ही मेरा पीछा किया करते थे। लेकिन इसी तरह से इस वर्ल्ड के अंदर घूमते घूमते एक दिन मैं एक प्लेनेट के पास में पहुंची जो कि छोटा सा वर्ल्ड था, और इन द एंड मैंने इसी प्लेनेट के ऊपर रुकने का फैसला किया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा पैलेस बनाया जहाँ पर कि मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, बस मेरे पास में यहाँ पर मेरे आर्टिफैक्ट जो डीलाओ था वही बचा था। और यहाँ पर रुकने के बाद मैं धीरे धीरे कल्टीवेशन करती रही ताकि मैं अपनी जो मेरी इंजरी है उन्हें सप्रेस कर सकूँ, और खुद को रिकवर करने के बाद मैं दोबारा से हेवन के अंदर वापस लौटकर उस पर्सन से बदला लूँ जिसने कि मेरे साथ में ये सब कुछ किया था। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था मैं उसे सप्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस पर्सन से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी ने मुझे मारने के लिए इस पॉइजन को मेरी बॉडी के अंदर डाला हुआ था। और धीरे धीरे कर ये जो पॉइजन था ये सारी जगह पर फैलना स्टार्ट हो गया।
और भाइयों की अभी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीलाओ होती है वो उसके पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर भाइयों उसको बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो और जल्द से जल्द एक ह्यूमन फॉर्म को पालो। जो सुनकर डीलाओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, डीलाओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी और वो कल्टीवेशन करके जल्द से जल्द ह्यूमन फॉर्म को पाएगी, जिसके बाद वो हेवन के अंदर वापस लौटने के बाद आपके क्योर करने के लिए वहाँ से आपके एंटीडोट को लेकर आएगी। और डीलाओ की इतना बोलते हैं अब हम कुछ दिनों बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर कि डीलाओ जो होती है वो कुछ होते हुए बोलती है कि सिस्टर जरा देखो मैंने आज अपनी एक फिंगर को कल्टीवेट कर लिया है, इसी तरह से मैं धीरे धीरे कर कर अगले 1000 सालों में पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी को कल्टीवेट कर लूँगी। और डीलाओ की इतना बोलती है अब जो भाइयों होती है वो उसे बताती है कि जब डीलाओ जो थी वो हमेशा मेरे सामने कल्टीवेशन किया करती थी और उसे देखकर मैं भी थोड़ी बहुत खुश होया जाया करती थी और डीलाओ को मैं इस तरह से देख रही थी जैसे कि वो मेरी खुद की बेटी हो, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरी कभी भी डेथ हो सकती है। इसीलिए मैं चाहती थी कि जो डीलाओ है वो जल्द से जल्द ग्रोथ करके अपनी एक ह्यूमन स्पिरिट को पा ले। लेकिन जैसा कि कहा ही जाता है कि जो अच्छा टाइम होता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता और वही मेरे साथ में हुआ, क्योंकि वो जो पर्सन था वो मुझे मारने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर आ गया और यहाँ पर आते के साथ ही उसने इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दी, जिस कारण यहाँ पर जितने भी बेकसूर लोग थे वे सभी उसके हाथों से यहाँ पर मारे जा रहे थे। और इतना बोलकर अब जो भाइयों होती है वो डीलाओ से बोलती है कि डीलाओ तुम मेरा यहीं पर ही इंतज़ार करना, मैं ज़रा घूम कर आती हूँ। जो सुनकर डीलाओ से बोलती है कि ठीक है सिस्टर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप जल्दी आना। जो सुनकर भाइयों जो होती है वो मुस्कुराते हुए डीलाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि डीलाओ तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें जल्द हार्ड कल्टीवेशन करने के बाद ह्यूमन फॉर्म को पाना होगा। जो सुनकर डीलाओ भी ओके बोल देती है और इतना बोलकर अब जो भाइयों होती है वो उसे फाइट करने के लिए जाने लगती है और वो वहाँ पर जाते हुए हमको बताती है कि ये जो भी मैटर था ये मेरे कारण ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इसीलिए मैं इस वर्ल्ड के इनोसेंट लोगों को यहाँ पर इस तरह से मरने नहीं दे सकती थी। इसीलिए उन सभी लोगों को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर जो मेरी सोल और बॉडी थी उसे बर्न करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को ख़त्म करने के बाद जो तियानलुओ वर्ल्ड के ऊपर डिजास्टर आया है इसे रोक सकूँ। और बस यही सोचकर मैंने वहाँ पर जो मेरी सोल और बॉडी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और जो डीलाओ थी उसे इस वर्ल्ड के अंदर अकेला छोड़ दिया। और इतना बोलकर अब जो भाइयों होती है वो चैनी के फोरहेड से बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद उससे बोलती है कि सीनियर यही स्टोरी थी मेरे और डीलाओ के बीच में, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है क्योंकि मैंने ही डीलाओ को इस तरह का पर्सन बनने पर मजबूर कर दिया, वो कोई बुरी पर्सन नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो सीनियर है वो डीलाओ को यहाँ पर एक और चांस दे। और अब उसकी बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी सच में काफ़ी सैड है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों तुम्हारे यहाँ पर जो टूल था उसने ऐसा किया और वो क्यों यहाँ पर अपनी जान भी देकर यहाँ पर अपनी मेमोरी को इरेज नहीं कराना चाहता था। और उसकी इतने बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत सैड स्टोरी थी, अब मुझे समझ में आया कि क्यों इतनी अच्छी सोल भी यहाँ पर बुरी बन गई। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपने एक आर्टिफैक्ट को निकालने लगता है, जो देखा जो जियाओशी होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी उंगली पर बाइट कर कर वहाँ पर जो उसका जो आर्टिफैक्ट होता है उसका यूज करते हुए वो सोल से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज उस सोल के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो सोल होती है वो वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म को ले लेती है, जो देखकर वो भी बहुत ही सरप्राइज होते हुए बोलती है कि सीनियर ये आपने कैसे किया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपने आर्टिफैक्ट को वापस रखते हुए उसे बोलता है कि वैसे तो मैं लाइफ एंड डेथ के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि जो तुम्हारी सोल थी वो ब्रोकन हो चुकी थी तो बस मैंने उसे यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब तुम दोबारा से रीइंकार्नेशन ले सकती हो और ह्यूमन के रूप में दोबारा से पैदा हो सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो भाइयों होती है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि सीनियर आपके इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाइयों इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि जब तुम रीइंकार्नेटेड हो जाओ तो उसके बाद किसी भी पर्सन के ऊपर इतनी आसानी से यकीन मत करना। और चैनी है कि इतना बोलते ही जो जियाओशी होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप बहुत बुरे हो, आपने यहाँ पर ये पहले ही क्यों नहीं किया, आप जानती भी हो कि मेरे जो आंसू थे वो कितनी कीमती थे जो कि मैंने ऐसे ही बहा दिए, मुझे मेरे आंसू वापस चाहिए।
जो सुनकर जो बायू होती है वो चैनी से बोलती है कि सीनियर सच में आप काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन हो, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगी। और रही बात डीलाओ की तो इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी ही डीलाओ को संभालती हूँ। और इतना बोलकर अब जो बायू होती है वो उस एग के पास में आ जाती है और वो उस एग के पास में आते हुए बोलती है कि डीलाओ चलो उठने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलते ही वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो एग टूट जाता है। और जैसे ही वो एग टूटता है हम देखते हैं कि उस एग के अंदर से एक काफ़ी क्यूट सी लड़की निकल कर बाहर आती है। और अब जैसे ही वो बायू को अपने सामने देखती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। और डीलाओ को ऐसे रोता हुआ देखकर बायू जो होती है वो डीलाओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि डीलाओ क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। जो सुनकर डीलाओ जो होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि सिस्टर सिस्टर ये आप। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीलाओ होती है वो बायू के गले लग जाती है और वो जो बायू होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि ठीक है तुम्हें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बायू होती है वो वहाँ पर अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो लगातार रोती रहती है। जो देखकर बायू से बोलती है कि डीलाओ तुम काफ़ी पावरफुल बन चुकी हो, यहाँ तक कि तुमने ह्यूमन फॉर्म को भी ले लिया। जो सुनकर डीलाओ जो होती है वो रोते हुए बायू से बोलती है कि सिस्टर मैं जानती थी कि आप जिंदा हो, उस पर्सन ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर इनफ सोल को कलेक्ट कर लेती हूँ तो जो सिस्टर है वो दोबारा से जिंदा हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी लाओ होती है वो सीधे उसे एक रैपट चढ़ देती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि डीलाओ आखिर तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, तुम इस तरह के काम को कैसे कर सकती हो। और अब खुद को इस तरह से मारता हुआ देखकर जो डीलाओ होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बायू से पूछती है कि सिस्टर आप ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनकर बायू जो होती है वो चिल्लाते हुए डीलाओ से बोलती है कि डीलाओ क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम्हें सभी लोगों के साथ में अच्छे से रहना है और तुमने क्या किया, तुमने तो यहाँ पर जिंदा लोगों को ही मारना स्टार्ट कर दिया ताकि तुम बस उनकी सोल को कलेक्ट कर सको और मुझे जिंदा कर सको। आखिर तुम इतनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें सच में यकीन था कि इस तरह की कोई भी चीज़ काम करती है। और क्या तुमने नहीं सोचा कि जब इस तरह की चीज़ का मुझे पता लगेगा तो मैं कितनी ज़्यादा नाराज़ होंगी। यहाँ पर तुमने इतनी ज़्यादा इविल स्पिरिट को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया जिस कारण तुम खुद के बारे में ही भूल गई। डीलाओ आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और भाइयों की इस बात को सुनकर जो डीलाओ होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो डीलाओ है वो कुछ भी करेगी ताकि वो बिग सिस्टर को जिंदा कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो आगे आने लगता है और वो आगे आते हुए डीलाओ से बोलता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि तुम्हें यह आर्टिफैक्ट दिया जिससे कि तुम यहाँ पर जितनी भी सोल है उन्हें कलेक्ट कर सको। जो सुनकर डीलाओ जो होती है वो चैनी को बताती है कि ये आज से 500 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, तब तक मैंने जो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी थी उसे कंडेंस नहीं किया था। वो पर्सन डायरेक्टली ही अंदर आ गया जबकि मैंने यहाँ पर एक इल्यूजन ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था, लेकिन उस इल्यूजन ट्रैप का भी उस बंदे के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और उस पर्सन ने यहाँ पर आने के बाद मुझे बताया कि जो मेरी सिस्टर की स्पिरिट सोल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, वो सोल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अगर मैं अपनी सिस्टर को इस सोल को कंप्लीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बाकी लोगों की जो सोल है उसे यहाँ पर इकट्ठा करना होगा। और इतना बोलकर उस पर्सन ने मुझे वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को दे दिया, लेकिन उस टाइम पर मैं नहीं जानती थी कि अगर किस तरह से कल्टीवेशन स्पेल को किया जाता है। लेकिन उस इंसान ने यहाँ पर मेरी मदद की क्योंकि वो मेरे लिए यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को छोड़ कर गया था। और वही मेरा पहली बार था जब मैंने किसी ह्यूमन की वो सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया। और जैसे ही मैंने उस ह्यूमन की सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया तभी मेरी जो सोल बॉडी थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और मैंने वहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी को कंडेंस कर लिया, जिस कारण मुझे उसकी बातों के ऊपर यकीन हो गया कि अगर मैं यहाँ पर सोल को कलेक्ट करती हूँ तो मैं अब दोबारा से अपनी सिस्टर को लाइफ में लेकर आ सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे कर कर मेरे खुद की बॉडी के ऊपर से कंट्रोल हटने लगा और मुझे यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को मारने में मज़ा आने लगा, जिस कारण मैं और ज़्यादा लोगों को मारने लगी और उनकी इस सोल को यहाँ पर कलेक्ट करने लगी। मैं नहीं जानती कि मैंने ये क्यों किया, लेकिन मैं लोगों को नहीं मारना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि जो मेरी बिग सिस्टर है मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं और दोबारा से उसे ज़िंदा कर सकूं। इसीलिए मुझे मेरी सिस्टर को यहाँ पर ज़िंदा करने के लिए अगर कोई भी एक चांस मिलता तो मैं उसे नहीं छोड़ती। इसीलिए मैंने इस इविल पाथ को भी अपनाया, क्योंकि अगर बिग सिस्टर को ज़िंदा करने के लिए मुझे अपनी लाइफ भी देनी पड़ती तो मैं उसे दे देती। और अब डीलाओ की ऐसी इमोशनल भरी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि बायू जो होती है वो भी काफ़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए डीलाओ की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब जो जियाओ शी होती है वो चैनी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर, जहाँ तक मुझे याद है कि हम चाहे कितनी भी सोल को सेक्रीफाइस क्यों ना कर दे लेकिन उसके बाद भी हम इस तरह से किसी को लाइफ में लेकर नहीं आ सकते।
जो सुनकर चैन ही जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर ये पूरे इस्तियान वो वर्ल्ड के अंदर से जितने भी लोग हैं उन सभी की सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेती तो उसके बाद भी ये पॉसिबल नहीं था कि ये इसकी सोल को यहाँ पर रिवाइव कर पाती, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी लोगों की सोलों को एब्जॉर्ब करती है उन सोलों के जितने भी इमोशंस लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जो कुछ भी है वो सभी इसके अंदर आ जाता है, जिस कारण इसकी सोल के ऊपर उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता और इन द एंड ये एक ईविल वेपन बन जाती। इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन भी वो आया था उसने ये सब कुछ जानबूझकर अपने लिए कराया, क्योंकि वो चाहता था कि जो ढीला हुआ है वो यहाँ पर एक ईविल वेपन बन जाए जिसका कि वो फ्यूचर में यूज कर सके। और इतना बोलकर जैसे ही चैनी सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो बायू और ढीला हुआ है वे दोनों घुटनों पर उसके सामने बैठी हुई है। जो सुनकर देखकर चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रही हो। जो सुनकर बायू जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सीनियर यहाँ पर ढीलाओं ने जो कुछ भी किया, इसने जो भी ये डिवल पाथ अपनाया है ये सब कुछ का कारण मैं ही थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए करना चाहती थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सीनियर प्लीज ढीलाओं को यहाँ पर एक चांस दे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं इसे कब का मार चुका होता, मैं इसे पहले ही यहाँ पर एक चांस दे चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इविल थॉट थे वो मैंने सभी रिमूव कर दिए हैं। और चैनी की अब इस बात को सुनकर बायू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो जूनियर है ये यहाँ पर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। जो सुनकर बायू जो होती है वो ढीलाओं को आगे करते हुए बोलती है कि ढीलाओं ने यहाँ पर अपनी आर्टिफैक्ट स्पिरिट को तो कंडेंस कर लिया है, लेकिन अभी भी जो इसका माइंड है वो एक बच्चे के ही जैसा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसका मेरे लिए ध्यान रखो, क्योंकि जो ढीलाओ है वो सीनियर के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है और मुझे डर है कि मेरे रीइंकार्नेशन होने के बाद हो सकता है कि अगर ढीलाओ किसी गलत पर्सन के हाथ में चली गई तो वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। और अब रीइंकार्नेशन होने का नाम सुनकर ढीलाओ जो होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि क्या तुम रीइंकार्नेशन लेने के लिए जा रही हो, प्लीज़ सिस्टर ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, दोबारा से मुझे अकेला मत छोड़ो। जो देखकर अब जो बायू होती है वो ढीलाओ को समझाते हुए उसे बोलती है कि ढीलाओ रीइंकार्नेशन लाइफ डेथ ये सब किस्मत होती है और मैं ऐसी पर्सन हूँ जो कि हजारों साल पहले मर चुकी हूँ और बस अब यहाँ पर मेरी एक सोल का हिस्सा ही बचा हुआ है, लेकिन तुम यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, तुम्हारी जो लाइफ है वो अभी स्टार्ट हुई है। जो सुनते ही हम देखते हैं कि ढीलाओ जो होती है वो बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ढीलाओ को आपके बिना नहीं रहना, आप अपने साथ ढीलाओ को भी लेकर चलो, आप जहाँ पर जाओगी मैं भी वहीं पर ही रह लूँगी। जो सुनकर बायू जो होती है वो ढीलाओ से बोलती है कि ढीलाओ जो सीनियर है वो बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने ही मुझे चांस दिया यहाँ पर इनकारनेशन होने का, नहीं तो हो सकता था कि मैं तुमसे कभी भी मिल भी नहीं पाती, इसीलिए अब मेरा इस वर्ल्ड से जाने का टाइम आ चुका है और तुम्हें फाइनली गुड बाय बोलने का भी टाइम आ चुका है, अगर किस्मत रही तो हम दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और बायू के इतना बोलते ही जो चैन ही होता है वो बायू को रोकते हुए उससे बोलता है कि बायू एक मिनट रुको, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ जानना चाहता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि जिस इंसान ने तुम्हें बिट्रे किया था उसे ख़त्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरे लिए उस पर्सन को ढूंढना या उसके के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो अगर तुम अपने रिवेंज को लेना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और चैनी की इस बात को सुनकर जो बायू होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर मैं कोई भी रिवेंज नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो मेरी ये लाइफ थी ये यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और अब मैं दोबारा से रीइंकार्नेशन लेने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मेरे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं है। और गाइस यहाँ पर मैं राइटर से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, अगर राइटर यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए बोल देता तो हमें चैनी की काफ़ी एपिक लेवल की फ़ाइट देखने के लिए मिल सकती थी। जिसके बाद अब जो बायू होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वो गायब होते हुए ढीलाओ से बोलती है कि ढीलाओ तुम्हें फ्यूचर के अंदर काफ़ी पावरफुल मैजिक वेपन बनना होगा और याद रखना तुम्हें गलत पाथ पर नहीं चलना, और इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और जो ढीलाओ होती है वो भागते हुए बोलती है कि सिस्टर मुझे छोड़कर मत जाओ। और ढीलाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो बर्फ़ के अंदर जमी हुई होती है और वहीं जो जियाओ नैन होती है वो भी इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ पर जम चुकी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग स्वान होती है वो रिंग से बाहर आ जाती है और वो रिंग से बाहर आते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड को रिलीज कर रही है कि यहाँ पर इसकी खुद की सोल भी यहाँ पर जम जाएगी, इवन कि यहाँ पर जो जियाओ नैन और मैं है कुछ टाइम के बाद हम दोनों भी नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों लड़कियों के यहाँ पर मरने से अच्छा है कि मेरे जैसे पर्सन यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ और मेरी बस यहाँ पर जो सोल है वही बची हुई है, इसीलिए जियाओ नैन मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम्हें लेकर जो मेरा कन्फ्यूजन था वो अब ख़त्म हो चुका है, अगर मैं जिंदा होती तो ये नॉर्मल सी बात थी कि मैं यहाँ पर तुमसे ज़्यादा पावरफुल होती।
इसीलिए अब आखिरी बार मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँगी इस क्रिटिकल मोमेंट से निकलने के लिए। अब तुम इन सब चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग स्वान होती है वो वहाँ पर अपनी किसी स्पेल को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और उसके उस स्पेल को पढ़ने के कारण हम देखते हैं कि उसके और जियाओ नैन के बीच में एक फॉर्मेशन टाइप की कुछ बनने लगती है। और अब जो किंग स्वान होती है वो सीधे जाकर जियाओ नैन की बॉडी के साथ में मर्ज होना शुरू हो जाती है। और अब कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो किंग स्वान होती है वो जियाओ नैन की बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो चुकी होती है, जिस कारण उसकी बॉडी से हम देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल ऑरा भी रिलीज होने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वहाँ पर किंग स्वान होती है वो अपनी यांग यान फायर को बाहर निकाल लेती है। और उसी के साथ में जो डार्क फ्लेम होती है वो भी उसकी बॉडी से अब बाहर आने लगती है। और हम देखते हैं कि अपनी दोनों फायरों को बाहर निकालने के बाद जो किंग स्वान होती है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो अब टाइम आ चुका है ये देखने का कि आखिर तुम्हारी जो प्योर यिन बॉडी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो डीलाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी बुरी तरह से रो रही होती है। और वो रोते हुए बोलती है कि सिस्टर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और उसकी इस बात को सुनकर जो चैन ये होता है वो उसके पास में आ जाता है। और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हें इस तरह से रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ तो केवल एक किस्मत होती है, लेकिन जो री इनकारनेशन है वो तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर चुना है। लेकिन उसने यहाँ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के अंदर छोड़ा है, तो इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं करूँगा। जो सुनकर जो डीलाओ होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या आप यहाँ से मेरे न्यू मास्टर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है, जिससे कि तुम जल्दी ही मिलोगी। लेकिन अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर कि तुमने लोगों को मारा था। और चैन ही की इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग और जो किंग स्वान होती है उनके ऊपर आ जाता है। और जो किंग स्वान होती है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसकी यहाँ पर यिन एनर्जी के कारण यहाँ पर जो हवा है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर बचाने के लिए इसके चारों तरफ जो ये आइस है इसे तोड़ना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर बच पाएगी। और किंग स्वान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग के ऊपर आइस जमी होती है उससे वहाँ पर अपना आप ही ड्रैगन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर जो किंग स्वान होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो चैन किंग है उसकी यहाँ पर जो यिन एनर्जी है वो उसे खुद ही बचाने की कोशिश कर रही है। और किंग स्वान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वे आइस ड्रैगन होते हैं वही सीधे किंग स्वान की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो किंग स्वान होती है वो भी अपनी फ्लेम को तैयार करते हुए बोलती है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं कि वो जो फ्लेम और जो वे आइस ड्रैगन होते हैं वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसे देखकर किंग स्वान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मुझे लगा ही था अभी भी इसकी जो पूरी पावर है वो फुल्ली अवेकन नहीं हुई है, तो मेरे पास में अभी भी एक टाइम है इसे यहाँ पर बचाने का। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसे फुल्ली अवेकन होने से पहले रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो सीधे चैन किंग की तरफ जाने लगती है। और वो चैन किंग की तरफ जाते हुए बोलती है कि अगर एक बार इसकी यहाँ पर पूरी पावर अवेकन हो गई तो उसके बाद मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और इतना बोलते ही अब जो किंग स्वान होती है वो सीधे चैन किंग के पास में आ जाती है। और वो चैन किंग के पास में आने के बाद अपनी फायर का यूज करते हुए बोलती है कि चलो अब इस बर्फ़ को तोड़ने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो अपने फायर अटैक को उस बर्फ़ के ऊपर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस आइस के अंदर से एक और ड्रैगन निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि किंग स्वान के इस अटैक को रोक लेता है। जो देखकर किंग स्वान शॉक होते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन किंग होती है उसकी आइस के अंदर से 4 ड्रैगन निकलकर सीधे किंग स्वान की तरफ आने लगते हैं। और वे किंग स्वान के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनसे कि जो किंग स्वान होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बहुत ही मुश्किल से बच पा रही होती है। जो देखकर अब जो किंग स्वान होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस लड़की का जो सेल्फ डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस लड़की को यहाँ पर मॉन्स्टर कहना गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब मेरे पास में ज़्यादा सोल एनर्जी नहीं बची है तो मैं यहाँ पर जो जो जियाओ नैन है उसकी बॉडी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और वो अपने स्पेल को शुरू इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जियाओ नैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अब तुम लोगों को बचाने का बस एक यही तरीका रह गया है। और इतना बोलकर किंग स्वान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि स्काई फायर फ्यूज़न। और किंग स्वान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो बटरफ्लाई के पंख होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और उनके अंदर से हम देखते हैं कि कुछ अटैक निकलकर जो सीधे चैन किंग की आइस होती है उसके ऊपर जाकर टकराते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखकर किंग स्वान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरा अटैक ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मुझे लगता है कि इसमें जो चैन किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई होगी, लेकिन उसे यहाँ पर रोकने का मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसीलिए मुझे ये करना ही पड़ा। और इतना बोलते ही अब किंग स्वान जैसे ही
सामने की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ और ड्रैगन आ गए जिन्होंने कि किंग स्वान के इस अटैक को भी रोक लिया था। और अब इससे पहले कि किंग स्वान वहाँ पर कुछ समझ पाती हम देखते हैं कि जो वे सभी ड्रैगन होते हैं वे सीधे किंग स्वान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।